नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों की भीड़ देख गदगद हुए टिकैत, बोले आरएसएस के लोग खतरनाक हैं, उनसे बचकर रहो। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा यूपी में सरकार बनने पर खत्म करेंगे बिजली बिल के जरिए होने वाली लूट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव की सेंधमारी, 6 बीएसपी और 1 बीजेपी विधायक सपा में शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। किसानों की भीड़ देख गदगद हुए टिकैत, बोले आरएसएस के लोग खतरनाक हैं, उनसे बचकर रहो। जी हाँ दोस्तों, अमरोहा स्थित जोई के मैदान में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन सरकारों ने एक से दूसरी बिरादरी को लड़ाने और तोड़ने का काम किया है। देश के हालात बेहद खराब हैं, यह समझना पड़ेगा। पिछले 1 साल से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार आरोप लगाने के अलावा कुछ और नहीं कर रही है। इन लोगों ने आंदोलन में शामिल हुए सरदारों को खालिस्तानी बता दिया, जबकि मुसलमानों को पाकिस्तानी घोषित कर दिया। जब यहाँ के लोग धरने में शामिल हुए तो आंदोलन जाटों का बता दिया। इन्होंने उत्तर प्रदेश के भीतर हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए। यह लोग हरियाणा के अंदर गए तो वहाँ जाट और नॉन जाट की राजनीति की। गुजरात के भीतर पटेल और नॉन पटेल की राजनीति की। ये सरकारें तोड़ फोड़ पर विश्वास करती हैं। भाजपा ने बिहार में पहुंचकर लालू यादव का परिवार तोड़ा और यूपी में मुलायम सिंह के परिवार को तोड़ डाला। ये आरएसएस के लोग बेहद खतरनाक हैं, इनसे बच के रहो। इस दौरान किसानों की भीड़ देखकर राकेश टिकैत गदगद दिखे। इससे पहले पदाधिकारियों ने राकेश टिकैत को हल और हुक्का देकर सम्मानित किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा यूपी में सरकार बनने पर खत्म करेंगे बिजली बिल के जरिए होने वाली लूट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में लोग बिजली बिलों के जरिए होने वाली लूट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी इस लूट को खत्म कर देगी। प्रियंका गांधी ने शनिवार सुबह एक ट्वीट कर बिजली बिल के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट को भी टैग किया, जिसमें दावा किया गया था कि बिजली विभाग ने एक मजदूर को 19 करोड़ रुपए से अधिक के बिजली बिल का नोटिस दिया है। प्रियंका ने इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया, भाजपा राज में बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों की लूट से प्रदेश का आमजन बुरी तरह त्रस्त है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिजली विभाग ने मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार को 19 करोड़ 19 लाख रुपए के बिजली बिल का नोटिस थमा दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर बिजली बिलों के जरिए हो रही इस लूट को समाप्त कर दिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव की सेंधमारी, 6 बीएसपी और 1 बीजेपी विधायक सपा में शामिल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और सियासत गर्म हो चुकी है। नेताओं की दल बदल का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में यूपी के चुनावी माहौल में अखिलेश यादव ने विरोधी खेमों में बड़ी सेंधमारी की है। बीएसपी के 6 विधायक और बीजेपी के 1 विधायक अपनी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन 7 विधायकों को सदस्यता दिलाई गई। बीएसपी के असलम रायनी, असलम अली चौधरी, मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल और भारतीय जनता पार्टी के राकेश राठौर सपा में शामिल हो गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा परिवार भागता परिवार दिखाई देगा, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आज बहुजन समाज पार्टी के 6 और भारतीय जनता पार्टी के 1 विधायक ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये बीएसपी के लिए बड़ा झटका है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विधायकों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इसके बाद अखिलेश मीडिया से मुखातिब हुए और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अब भाजपा परिवार भागता परिवार दिखाई देगा और इस बार के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सपा नेता ने कहा कि अभी बहुत से लोग हैं तो उनकी पार्टी में आना चाहते हैं। अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वे नफरत फैलाते हैं और हम प्यार। गोवा में राहुल गांधी का भाजपा पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, गोवा में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज किया। प्रदेश में पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, इसलिए राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने इस दौरान जमकर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर रखा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की नीति व नीयत को आम लोगों के साथ जुड़ा करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस केवल चुनावी वादे नहीं करती है, बल्कि हमारा घोषणा पत्र काम करने की गारंटी है। राहुल गांधी शनिवार को गोवा के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इसके साथ ही पार्टी के चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया गया है।
राहुल गांधी ने अपने दौरे के तहत मछुआरा समुदाय के बीच पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर इस दौरान कहा कि इसमें जो वादे किए गए हैं वे प्रतिबद्धता नहीं बल्कि एक गारंटी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह पार्टी नफरत फैलाती है, लोगों को विभाजित करती है। कांग्रेस प्यार और स्नेह फैलाती है। हम लोगों को जोड़ने और आगे ले जाने में यकीन करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच क्या अंतर है। कांग्रेस भारत के लोगों को एकजुट करने और उन्हें आगे ले जाने में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नफरत का कांग्रेस का जवाब प्यार और स्नेह है। उन्होंने कहा कि जब भी वे नफरत फैलाते हैं और लोगों को बांटते हैं तो हम प्यार और स्नेह फैलाते हैं। मैं यहाँ आपका और अपना वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूँ। जैसे आपका वक्त महत्वपूर्ण है तो मेरा वक्त भी महत्वपूर्ण है। हम आपसे घोषणा पत्र में जो वादा करेंगे वो महज कोई वादा नहीं बल्कि गारंटी होगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के आश्वासन के संबंध में कहा कि मेरी विश्वसनीयता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अन्य नेताओं से जब मैं यहाँ कुछ कहता हूँ तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वैसा ही हो। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ कि हम कोयला हब की अनुमति नहीं देंगे। अगर मैं यह नहीं करता हूँ तो अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो मेरी कोई विश्वसनीयता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ कर उनसे किए वादे पूरे किए। आप पंजाब और कर्नाटक जा सकते हैं, हमने वहाँ भी किए गए वादों को पूरा किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ने जा रही है आजादी की दूसरी लड़ाई, एमएलसी दीपक सिंह। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सियासी जमीन वापस पाने के लिए ही कांग्रेस प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है। अमेठी पहुंची प्रतिज्ञा यात्रा का संचालन कर रहे एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी। अब कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने जा रही है। वो लड़ाई गोरे अंग्रेजों के खिलाफ थी। यह लड़ाई काले कारनामे करने वाले काले अंग्रेजों के खिलाफ है। सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता से चीनी 13 रुपये और पेट्रोल 35 रुपये प्रति लीटर देने का वादा किया था, लेकिन आज जनता 110 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल खरीद रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी बाजीराव खड़गे ने अमेठी में सांसद और केंद्र सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी के विकास पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से असफल मंत्री अमेठी में सिर्फ दिखावे का दौरा करती हैं। अमेठी में राहुल गांधी के प्रयास से प्रस्तावित कार्य ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। खड़गे ने आगे कहा कि निरंकुश सत्ता के विरुद्ध अमेठी से लहर उठनी शुरू हो गई है। अमेठी गांधी परिवार का कर्म क्षेत्र और परिवार है। यहाँ के लोगों से गांधी परिवार का पारिवारिक और भावनात्मक रिश्ता है जो कभी मिटने वाला नहीं है। परिवार में जो भूल या गलतियाँ होती हैं उसे परिवार के सभी लोग मिलकर सुधारते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान सगरा तिराहे पर स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद नुक्कड़ सभा में ये बातें कही। कालीकन मोड़ पर एनएसयूआई के अध्यक्ष सौरभ मिश्र की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार युवाओं ने यात्रा का स्वागत किया। प्रतिज्ञा यात्रा का संचालन कर रहे एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार से जनता पूरी तरह त्रस्त है। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, विपक्षी दलों को आवाज उठाने नहीं दे रही है। सरकार में जो भी जनता की आवाज उठाता है उसको गिरफ्तार या नजरबंद कर दिया जाता है। वक्ताओं ने प्रियंका गांधी के संदेश को बताते हुए कांग्रेस सरकार बनने पर किए जाने वाले कार्यों की जानकारी सार्वजनिक करते हुए सरकारी की नाकामी गिनाई। गौरीगंज में जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संजय राउत का भाजपा पर निशाना, बोले 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली सरकार सत्ता में आएगी। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस के साथ एक गठबंधन वाली सरकार सत्ता में आएगी जो मौजूदा एक पक्षीय सरकार के शासन को समाप्त कर देगी। पुणे प्रेस क्लब द्वारा आयोजित जेएस करंदीकर स्मारक व्याख्यान को संबोधित करने के बाद पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि कांग्रेस के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। कांग्रेस देश की एक प्रमुख पार्टी है। कांग्रेस विपक्षी पार्टी भी है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं। वहीं जब राउत से राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कथित बयान भाजपा कई दशकों तक सत्ता में रहेगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा भारतीय राजनीति में रहेगी लेकिन एक विपक्षी दल के रूप में। उन्होंने कहा, भाजपा का दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव हार जाती है तो वे विपक्षी पार्टी बन जाती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में भाजपा 105 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बॉर्डर खुलते ही दिल्ली जाने की तारीख को लेकर किसानों की ओर से आया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, किसान नेता एवं संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा, बॉर्डरों से किसानों ने दिल्ली कूच कब करना है, यह संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें।
आज गाजीपुर बॉर्डर पर मंच से किसानों को संबोधित करते हुए बाजवा ने कहा कि देश के मजदूरों किसानों ने शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू किया था, आगे भी आंदोलन शांतिपूर्वक चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 11 महीने से किसानों मजदूरों को सड़कों पर बैठा रखा है और इस बीच किसान आंदोलन को बदनाम करने की व कुचलने की नाकाम कोशिशें सरकार द्वारा की जाती रही हैं। सरकार की साजिश किसानों मजदूरों की एकजुटता और आंदोलन की पवित्रता के चलते सफल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में आगे की योजना पर संयुक्त किसान मोर्चा गंभीरता से विचार कर रहा है। कुछ ही दिनों में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, इसलिए किसी भी आधी अधूरी सूचना पर विश्वास न करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। बाजवा ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, वो एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बन जाता, तब तक किसानों मजदूरों का संघर्ष जारी रहेगा। किसानों से अपील करते हुए कहा कि एकजुटता, संयम व संघर्ष ही आंदोलन को मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाएगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने बताया कि टीकरी बॉर्डर को खोला गया है। लंबे अरसे से बंद यह बॉर्डर खोलने में कुछ समय लगा है, क्योंकि यहाँ पर कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी। अभी भी कुछ अस्थायी चीजें रखी हुई हैं जिससे बंद किया गया था। डीसीपी परविंदर सिंह ने बताया कि किसानों की विनती के बाद सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के अलावा इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियों को यहां से जाने की इजाजत है। प्रियंका का रिकॉर्ड, यूपी में सबसे कम दिनों में सबसे ज्यादा की राजनीतिक परिक्रमा, यह इंदिरा राजीव गांधी से भी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कर्मभूमि तो उत्तर प्रदेश रही है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की परिक्रमा कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कर डाली। बीते 2 सालों में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और तराई से लेकर बुंदेलखंड तक के पूरे इलाके को नाप डाला है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक प्रियंका गांधी की इस यूपी परिक्रमा से न सिर्फ पार्टी को ऑक्सीजन मिली है, बल्कि आने वाले विधानसभा के चुनाव और 2024 में लोकसभा के चुनावों में बहुत बड़ी राजनीतिक जमीन भी मिलने वाली है। 14 जुलाई 2019 को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया। उसी के साथ प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपने ताबड़तोड़ दौरे करने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चुनाव प्रचार कमेटी के चेयरमैन पीएल पुनिया कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने बीते 2 साल में सबसे ज्यादा जन आंदोलनों में हिस्सा लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वो कहते हैं प्रियंका गांधी ने सोनभद्र से शुरू करके हाथरस, उन्नाव, आगरा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर और बनारस होते हुए अब ललितपुर तक पहुंच चुकी हैं। पुनिया के मुताबिक प्रियंका गांधी इन सभी जगहों पर उन आंदोलनों में और उन परिवार के लोगों से मिलने पहुंची थी जो सरकार के दमन चक्र में फंसकर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। प्रियंका गांधी कुछ ऐसे ही नई जिम्मेदारी मिली, उसके साथ उन्होंने अपने संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरीके से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया और उत्तर प्रदेश के एक जिले से लेकर तहसील, कस्बे, शहर, गांव और न्याय पंचायत तक में अपना संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की राजनीति में ऐसी है महिलाओं की भागीदारी, प्रियंका के वादे से बदलेगी स्थिति। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने ऐलान किया है कि अगले साल यूपी चुनाव में कांग्रेस 40% महिला उम्मीदवारों को उतारेगी। लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस ने पिछले 3 चुनावों में महज 12% टिकट ही महिलाओं को दिए हैं। सरोजनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री। देश की इन 3 महिला नेत्रियों के बारे में एक बात कॉमन है और वो है इनका यूपी कनेक्शन। हालांकि जिस उत्तर प्रदेश ने देश को पहली महिला राज्यपाल, महिला प्रधानमंत्री और महिला मुख्यमंत्री दी, उसी राज्य की राजनीति में आज महिलाओं की भागीदारी निराश करने वाली है। सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, लेकिन सुचेता कृपलानी के बाद यूपी को दूसरी महिला मुख्यमंत्री मिलने में 28 साल का वक्त लग गया। जून 1995 में बहुजन समाज पार्टी की मायावती समाजवादी पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। मायावती 3 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य में अब तक कभी 10% से ज्यादा महिला विधायक नहीं चुनी गयी। एक बार फिर से यूपी की सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी की बहस छिड़ी हुई है। वजह है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा का ऐलान। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बस में होता तो वो 50% टिकट महिलाओं को देती। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हरेंद्र मलिक 20 साल बाद सपा में शामिल, जानिए क्या बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, 4 बार विधायक व 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे हरेंद्र मलिक ने करीब 20 साल बाद एक बार फिर लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी में वापसी की है। उनके साथ 2 बार के पूर्व विधायक पंकज मलिक, चरथावल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिले हैदर समेत काफी संख्या में जिले के कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़कर सपा की सदस्यता ली। पार्टी में शामिल होने के अवसर पर हरेंद्र मलिक ने अपने संबोधन में कांग्रेस को बंजर और सपा को उपजाऊ भूमि की उपमा दी। हरेंद्र मलिक ने अपना राजनीतिक जीवन चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल से शुरू किया था।
वो 1885 में खतौली विधानसभा सीट से लोकदल के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद वो लगातार 3 बार 1989, 1991 व 1993 में लोकदल टिकट से बघड़ा विधानसभा सीट से विधायक रहे। 1996 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने लोकदल छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा टिकट पर वो 1998 और 1999 में लोकसभा का चुनाव मुजफ्फरनगर सीट से लड़ चुके हैं, लेकिन एक बार वो भाजपा के सोहनवीर सिंह से और एक बार कांग्रेस के सईद उजमा से हार गए थे। इसके बाद वेस्ट की राजनीति में सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरेंद्र मलिक को इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल कर अपनी पार्टी का यूपी का अध्यक्ष बनाया। 2002 में उन्हें हरियाणा विधानसभा से राज्यसभा में भेज दिया गया। हालांकि उन्होंने 2004 में इनेलो को छोड़कर कांग्रेस का दाम थाम लिया था, तब से वो कांग्रेस में ही थे। हरेंद्र मलिक ने 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चौथे स्थान पर रहे थे। हरेंद्र मलिक ने 2004 में अपने पुत्र पंकज मलिक को बघड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया, लेकिन वो लोकदल के परमजीत मलिक से चुनाव हार गए थे। इसके बाद पंकज मलिक ने 2007 में कांग्रेस के टिकट पर बघड़ा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। हरेंद्र शामली जिला बनने के बाद पंकज मलिक ने शामली विधानसभा सीट से 2012 में कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा और विजयी रहे। वो 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के समय कांग्रेस के ही विधायक थे। 2017 में पंकज मलिक शामली से चुनाव हार गए थे। पंकज मलिक को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वेस्ट यूपी में कोर टीम का सदस्य माना जाता था। अब उन्होंने पहली बार समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव आज फिर देंगे मायावती को तगड़ा झटका। निषाद, कश्यप और मल्लाह समाज के कई नेता होंगे सपा में शामिल। जी हां दोस्तों, बसपा के कई नेता शनिवार को सपा की सदस्यता लेंगे। इसमें कई बसपा के बागी विधायक भी हैं। यह बागी विधायक पहले से ही सपा के संपर्क में हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन्हें सपा में विधिवत शामिल कराएंगे। इस बीच शुक्रवार को सर्व समाज एकता दल के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह कश्यप ने सपा को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। गोवर्धन मथुरा के पूर्व प्रमुख विनोद चौधरी तथा लखनऊ के कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हैदर कांग्रेस छोड़कर आज समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए। बसपा छोड़कर मुजफ्फरनगर के पूर्व प्रत्याशी लोकसभा जिले हैदर तथा बलरामपुर के पूर्व विधायक रामसागर अकेला ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय जलवंशीय क्रांति दल के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र साहनी, सर्वजन समता पार्टी के अध्यक्ष आदेश कश्यप, अभय समाज पार्टी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम निषाद, अखंड जलवंशीय सेना के अध्यक्ष अजय कश्यप तथा एकलव्य सेना के उमेद सिंह कश्यप, कश्यप तुरहा समिति के रामेश्वर दयाल, केवट आर्मी के बबलू बिंद, जलवंशीय समिति के जितेंद्र निषाद, निषाद मल्लाह समिति के शंकर निषाद, निषाद सेना के मुकेश निषाद तथा आजमगढ़ सेवा संस्थान के संजय निषाद ने भी समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मंत्री से भिड़े राकेश टिकैत, कहने लगे आपकी पार्टी झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट, रोकते रह गए एंकर। जी हां दोस्तों, पिछले 11 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर ही एक टीवी कार्यक्रम के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के मंत्री से भिड़ गए। एंकर के रोके जाने के बावजूद वे भाजपा नेता से कहने लगे कि आपकी पार्टी तो झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट है। हरियाणा के क्षेत्रीय न्यूज चैनल हर खबर हरियाणा के एक कार्यक्रम के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बीच जमकर बहस हुई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसान नेता से सवाल पूछते हुए कहा कि हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल जैसे कई जिलों में यह आंदोलन नहीं है बल्कि कुछ ही जिलों में आंदोलन है। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आप देखो तो सही, हर जगह आंदोलन है। आपको कर्नाटक का आंदोलन दिखाई नहीं देगा, आपको तमिलनाडु का दिखाई नहीं देगा, आपको बंगाल का दिखाई नहीं देगा। किसान नेता के इतना कहते ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा उन्हें बीच में टोकते हुए कहने लगे कि ऐसा नहीं है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर हुई कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आप किसानों को अपमानित मत कीजिए। किसान इतना बुरा कभी नहीं कर सकता है। किसान सेना में काम करेगा, खेत में काम करेगा, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से बड़ी एनसीआर के करोड़ों लोगों की मुसीबत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से शुक्रवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। सफर इंडिया का कहना है कि पराली जलाए जाने के कारण प्रदूषण में धुएं की भूमिका 20% रही, जो इस सीजन में अब तक सबसे अधिक है। लिहाजा दिल्ली का एयर इंडेक्स 305 पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों से पराली के धुएं का असर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CPCB के अनुसार दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में उच्च स्तर पर दर्ज की गई, लेकिन हवा की दिशा पराली का धुआं दिल्ली पहुंचने के अनुकूल है। इस वजह से अगले 2 दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में निचले स्तर पर रहने की संभावना है। CPCB के अनुसार शुक्रवार को 24 घंटे में दिल्ली का एयर इंडेक्स 283 दर्ज किया गया। एक दिन पहले दिल्ली का एयर इंडेक्स 268 था। गाजियाबाद में एयर इंडेक्स सबसे अधिक 321 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। एक दिन पहले गाजियाबाद का एयर इंडेक्स 290 था। सफर इंडिया के अनुसार दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने की 1112 घटनाएं हुई हैं। उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ से हवा चलने के कारण दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की भूमिका 20% हो गई है। इस वजह से वातावरण में PM 2.5 का स्तर अधिक बढ़ गया है। PM 2.5 का स्तर 124 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर व PM 10 का स्तर 253 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। 28 अक्टूबर को प्रदूषण में पराली के धुएं की भूमिका 19% थी।